नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। यहां पर हम आपको डेली महा मैराथन क्लास दे रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1100 प्रश्न अभी तक दे चुके हैं कि वीडियो में, और 500 प्रश्न की वीडियो बन चुकी, 200 प्रश्न की वीडियो बन चुकी। तो इन वीडियो को आपने नहीं देखा है, जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं आपके, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो और अन्य टॉपिक हो, उन पे सॉरी अन्य विषय हो, उन पर हम वीडियोस बना चुके हैं और बहुत कम समय में आपको ये प्रश्न मिलने वाले, वन लाइनर है। तो इन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। तो आज क्या खास लेकर आए हैं भैया, तो आज भारतीय निर्वाचन आयोग को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईसीआई कहते हैं। कल भारतीय संविधान से संबंधित हमने आपको लगभग 500 प्रश्न दिए थे, वन लाइनर, ज्यादा समय भी उसमें नहीं लगा था। 1 घंटा 40 मिनट में हमने वीडियो बना दिया था। उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, ये उसी से संबंधित है। तो इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें भी हम ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, है ना, कम समय में आपको देंगे, क्योंकि ज्यादा समय आपका एमपीटेट वर्ग 3 में नहीं बचा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो आपके विषय दिए गए हैं, है ना, जो टॉपिक दिए गए हैं आपके सामाजिक विज्ञान में, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपका निर्वाचन आयोग का गठन हो गया, उसके कार्य हो गए, उसकी प्रक्रिया हो गई, उसमें सुधार हो गया, चुनौतियां और महिलाओं की निर्वाचन में भूमिका, है ना, ये 5-6 टॉपिक उसमें दे रखे हैं। तो उसी का अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि जो भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है, भाई जो आयोग बनाया गया है भारत में, उसका गठन कब हुआ था। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था भारत के चुनाव आयोग का गठन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यानी कि पूरा जो आपका चुनाव आयोग है वो कहां से कहां तक वर्णन है, ये इस प्रश्न का मोटिव है पूछने का। तो यदि भाग के बारे में बात की जाए तो भाग आपका 15 होगा। टोटल भाग कितने हैं संविधान में, टोटल भाग मैंने कल के वीडियो में आपको बताया, टोटल भाग है 25, है ना। 25 में से जो भाग 15 है उसमें आपके भारतीय संविधान में आपका जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके बारे में बात की गई है। तो वो अनुच्छेद होगा आपका 324 से 329, है ना। 324 से 329 में आपका जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, चुनाव आयोग कौन से चुनाव का संचालन करता है ना, मतलब जो चुनाव आयोग है कौन कौन से चुनाव कराता है भैया, तो सारे चुनाव करवाता है, जिसमें लोकसभा जाएगा आपका, राज्यसभा जाएगा, राज्य विधानसभाओं का, राज्य विधान परिषदों का, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव का संचालन करता है। इन सभी का संचालन करता है, यानी कि इन सभी का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसमें से 1 या 2 पूछे जाएंगे। मैंने सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो, है ना। 4th प्रश्न, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है भैया, क्या होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, ये पूछा गया है ना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। पहले जब गठन हुआ था तब यही होता था, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी भी होता है, लेकिन इसमें 2 या 3 व्यक्ति जोड़ दिए गए, जो आगे हम बात करेंगे। टोटल 3 व्यक्ति इसमें रहते हैं। तो उसमें हम एक एक करके जैसे जैसे आगे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो 25 जनवरी को मनाते, कब मनाते भैया, 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे हो गए, है ना, कोई बात नहीं, एक ही प्रश्न है, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना जो त्याग पत्र है वो किसको दे सकता है, जब उसको त्याग पत्र देना होता है तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। देखिए, त्याग पत्र यहाँ पर अलग है और किसी और से उनको निष्कासन किया जाना वो अलग है ना। तो हम आगे चर्चा करेंगे, त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देगा, है ना। आगे बात करें तो भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी किस देश से ली गई, तो ब्रिटेन से, है ना। जो आपकी भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो ब्रिटेन के। वर्तमान में चुनाव आयोग की संरचना क्या है, पहले क्या थी कि सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन अब साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त को भी वहां पर पोस्टेड कर दिया गया। तो टोटल कितने हो गए, यदि पूछे कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते, 3 होते हैं। टोटल जो मुख्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं आपके निर्वाचन आयुक्त, है ना। तो ये बाद में की गई, कब किया गया है आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। यदि वर्तमान में संरचना की बात करें तो वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, इसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना, कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसंसदीय निकाय कब बना। बहुसंसदीय निकाय का मतलब पहले एक ही हुआ करता था, है ना, निर्वाचन आयोग कौन होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिए गए और दो आपके जो चुनाव आयुक्त है उनको पोस्टेड कर दिया गया है। जैसे कि पहले यहां पर दे रखा कि भाई 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था तब एकल सदस्य निकाय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके एकमात्र सदस्य हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद इसमें संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ, तारीख सॉरी आपको अधिनियम याद कर लेना है, आपको ये जो सन है वो याद कर लेना है, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसमें एक बहुसदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया था, जिसमें अक्टूबर 1989 से आज तक यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय आयोग है। यहाँ पर सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो चुनाव आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। ऐसे आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा। और कब किया था संशोधन, 1989 में, ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता भैया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की योग्यता क्या होती है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी योग्यता क्या हो सकती है। तो इनकी जो योग्यता होगी कि वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या रह चुका हो, साथ साथ चुनाव के प्रबंधन और संचालन का भी उसको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है उसकी बात की जा रही है, तो याद रखिएगा वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या फिर पहले रह चुका हो, है ना, ऐसे व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछ ले आपसे या फिर निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछ ले, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। या फिर यदि इनकी उम्र 4 साल कंप्लीट हो गया इनको और इनकी उम्र 65 साल हो गई तो भी इनका जो है जो कार्यकाल है वो 4 साल का रहेगा, क्योंकि इनकी उम्र कितनी हो गई, 65 साल। तो याद रखिएगा, चाहे तो 6 वर्ष में पूछ ले या फिर वर्ष में पूछ ले कि भाई कितने वर्ष तक की आयु, तो 65 वर्ष तक की आयु तक ही ये आपके निर्वाचन आयुक्त रह सकते हैं या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह सकते हैं, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है ना। समझ गए आप इस प्रश्न को, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे भैया, तो सुकुमार सेन। यहाँ पर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे प्रथम, है ना, तो सुकुमार सेन जी थे। वर्ष 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। यहां पर देखिए हमने प्रथम व्यक्ति के बारे में जाना, अब यहां पर प्रथम महिला के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, श्री एस रमा देवी, है ना, ये आपकी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल के कितने द्वारा हटाया जा सकता है, सॉरी किसके द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो त्याग पत्र किसको दे सकता भैया, तो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन यदि किसी को हटाना हो उसको तो वो कौन हटा सकता है, तो दोनों संसद द्वारा, चाहे लोकसभा, लिख देता हूं यहां पर, राज्यसभा, और इसमें कौन इंक्लूड होता है, राष्ट्रपति इंक्लूड होता है ना। तो या तो इन तीनों के माध्यम से हटाया जा सकता है या फिर ये हटा सकता है, ये हटा सकता है, किसी भी माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। आप याद कर लीजिए कि दोनों संसद के द्वारा आपका जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको हटाया जा सकता है, लेकिन त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ये इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही, देखिए ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है कि भैया दोनों सदन ने बोल दिया कि हटा दो, तो ऐसा नहीं होता। उसमें जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी उसी के माध्यम से आप जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको इस प्रकार से ऐसे वैसे नहीं हटा सकते, है ना। यदि पूछ ले आपसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो दोनों सदन है वो किस प्रकार से हटा सकती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकती है, आपको पता होना चाहिए। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे है, देखिए 1975 में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था तारकुंडे समिति, है ना। उसके वो किससे संबंध था भैया, क्यों बनाई गई थी, तो चुनाव सुधार से संबंधित था, चुनाव में जो सुधार होने थे उसके लिए तारकुंडे समिति को बनाया गया था। इससे संबंधित मैंने कुछ पॉइंट भी रखे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने 1974, कौन थे भैया जब अध्यक्ष, जयप्रकाश नारायण, है ना, में चुनावी सुधारों की योजना के अध्यक्ष और रिपोर्ट के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें वीएम तारकुंडे को जेपी समिति या फिर तारकुंडे समिति के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो मेन सदस्य कौन था आपका, तारकुंडे थे, है ना। इनके द्वारा
एक समिति किनके द्वारा बनाई गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई थी। उसमें कौन थे मेन? तारकुंडे जी थे। इनकी समिति के नाम से इनका नाम पड़ गया था तारकुंडे समिति, है ना। चलिए आगे बात करें तो इन पर ही एक और प्रश्न है कि भाई किस समिति ने सिफारिश की थी मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में है ना। पहले 21 साल हुआ करती थी। तो इन्होंने कुछ अपना सिफारिश की थी, अपना राय रखी थी। तो ये किसके द्वारा रखी गई थी, किस समिति के द्वारा रखी गई थी? अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो तारकुंडे समिति 1975, है ना। और किस अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था इसको? तो भैया इसको अधिनियमित कर दिया गया था 1988 के 61वें संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा 1988 के 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको अधिनियमित कर दिया गया था। 18 वर्षों को मान लिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के बारे में पूछ ले भाई, इसके किस रूप में जाना जाता है? तो विट्ठल महादेव तारकुंडे, जो कि अभी हमने जाना कौन होंगे, ये विट्ठल महादेव तारकुंडे। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी, थोड़ा सा मैंने पीडीएफ को सुधार लिया है, ऊपर नीचे प्रश्न हो रहे थे, है ना। तो 20वां प्रश्न आपका, दिनेश गोस्वामी समिति, जैसे कि हमने अभी 1975 में एक समिति के बारे में बात किया था, उसके बाद भी 1990 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति 1990। इसका भी क्या कार्य था भैया? चुनाव सुधारों से संबंधित कार्य करना। जैसे 1975 में समिति बनी थी, उसका कार्य था चुनाव सुधारों में काम करना, वैसे ही दिनेश गोस्वामी समिति भी थी जिसका भी काम क्या था? चुनावी सुधारों में काम करना, है ना। अगला प्रश्न, और इसी से संबंधित प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को राज्य के वित्त पोषण के रूप में उपलब्ध कराने का सुझाव किसने दिया था? यहां पर देखिए, राज्य के वित्त पोषण के रूप में उपलब्ध कराना राजनीतिक दलों, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो ये सुझाव भी दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा दिया गया था 1990, है ना। साथ में इनके द्वारा और भी सुझाव दिए गए थे। उसमें एक जो इंपोर्टेंट सुझाव था वो ये था कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। इनके द्वारा पहले ही ये सुझाव दे दिया गया था कि भैया यदि किसी को लड़ना है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है, एक से अधिक जगह से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सुझाव दिया था दिनेश गोस्वामी समिति ने। यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भैया चुनाव के राज्य वित्त पोषण समिति के अध्यक्ष, यहाँ पर देखिए राज्य वित्त पोषण समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ ली तो पता होना चाहिए इंद्रजीत गुप्ता। इसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा ये 8 सदस्यीय समिति थी और जिसे मई 1998 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? 1998 मई में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो ये 8 सदस्यीय समिति थी। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न छूट गया, यानी कि नंबरिंग यहाँ पर नहीं हुई है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न आप मान लीजिएगा। प्रश्न है ये एक, है ना, इसमें नहीं इंक्लूड है, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? सभी में समान लक्षण क्या है? ये सभी की सभी क्या है भैया? संवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक पर टिक मत कर दीजिएगा यदि विकल्प में हो। क्या है? सभी के सभी संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी की सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता? परिसीमन आयोग होता क्या भैया? आगे प्रश्न आएगा उसमें हम आपको जानकारी दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन, यदि पूछे तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो आपका परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, कौन परिसीमन आयोग नियुक्त करता? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इससे आगे वाला जो प्रश्न आएगा उसमें हम आपको जानकारी दे देंगे भैया कौन परिसीमन आयोग नियुक्त करता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो परिसीमन आयोग नियुक्त करता है। और ये जो परिसीमन आयोग है ये कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा जो परिसीमन आयोग अधिनियम जो है ये 1952 में, याद रखिएगा सन 1952 में। परिसीमन आयोग में भैया कौन शामिल हो सकता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो परिसीमन आयोग में जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, साथ में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और आपके जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये तीनों चारों इसमें जो परिसीमन आयोग है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि परिसीमन होता क्या है, परिसीमन आयोग होता क्या है, क्या कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका जनसंख्या में परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए देश में जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं होती हैं उसको तय करता है आपका परिसीमन आयोग। साथ में जो अनुसूचित जाति होती हैं और जो अनुसूचित जनजाति होती हैं, इनकी जो आरक्षित सीट होती है उनकी पहचान करता है। साथ में उनकी आबादी का भी अपेक्षाकृत अधिक है या कम है, जो भी है उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य ये वाले होंगे। अच्छा प्रश्न आ सकता है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कि भैया राजनीतिक दलों का या राष्ट्रीय दल है कि क्षेत्रीय दल है, अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि भाजपा कांग्रेस सभी क्या है? राष्ट्रीय दल है।
तो ये किसके द्वारा अधिकार है, कौन बता सकता है ये? तो ये जो अधिकार है आपका चुनाव आयोग को, क्या है वह, किसको है? चुनाव आयोग को है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। मध्यावधि बीच में ना, इससे आप याद कर सकते हैं कि समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, कराए जा सकते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट आईएमपी, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो याद रखिएगा ये चुनाव जो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 और 25 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे, है ना। यहाँ पर विकल्प में आपको दिया जाएगा 1951 1952, इस प्रकार से विकल्प आपको दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना है 1951 1952, है ना। इसके बीच में आपके भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। और भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर हुआ था 1952 में, बात एक ही है ना। कब हुआ था? 1952 में। अब बात करते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, और वयस्क अधिकार देखिए पहले क्या हुआ करता था कि 21 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र वाले जो लोग होते थे या फिर जो महिलाएं होती थी उनको ही वोट देने का अधिकार था। अब क्या है, अब 18+ यदि आप हैं, 18 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है, तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, पहले की बात की जा रही है, 1952 की यहाँ पर बात की जा रही है, 1952 के बाद की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पूछा क्या गया प्रश्न में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था, या फिर पहला राज्य कौन सा था? तो वो आपका होगा मणिपुर। कौन सा होगा? मणिपुर, जो कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मतदाता पर आधारित। इसका अर्थ होता है कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वोट देने का अधिकार रखते हैं, वहीं उस समय वोट दिया करते थे। अब उसको बदल दिया गया है, अब क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1926 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1926 में। अच्छा प्रश्न है, ये भी याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी थी? देखिए पहले जो था 1950 से 1988 मान लीजिए, एक साल पहले, या फिर 1989 भी आप मान सकते हैं। इससे पहले जो था वो कितना था? 21 वर्ष था। कितना था भैया? पहले 21 वर्ष था, उसको कम कर दिया गया, उसको कब कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? जैसे कि अभी हमने आपको बताया 1989 में कर दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु भी हमने बताया 18 वर्ष। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? जब चुनाव होता है तो 48 घंटे पहले, है ना, मतदान समाप्त होने से पहले। यदि 48 घंटे पहले आपको ये जो चुनाव प्रसार होता है, आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले ही जो डीजे वगैरह होते हैं या फिर चुनाव का प्रचार होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो 48 घंटे आपको याद रखना है कि 48 घंटे पहले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होगा? यदि उम्मीदवार जो खड़ा है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 7 दिन के अंदर अंदर दूसरा प्रत्याशी उनको खड़ा करना होगा। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना। उम्मीदवार का चयन निर्वाचन आयोग नहीं करती है, जो पार्टियां होती है ये उनका काम होता है ना, तो ये इसका काम नहीं है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो जो आयुक्त की सेवा शर्तें होती है, सारी चीजें जो होती हैं वो संविधान नियुक्त करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयुक्त चलता है ना। संविधान आपका इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? तो जब वहां कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता, यानी 6 वोट है, उसमें से यदि वो 1 वोट भी प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत क्या होती है? जब्त हो जाती है। जैसे बोलते ना यार उसकी तो जमानत जब्त हो गई, है ना। तो क्या होता है, यदि 12 वोट है ना, यदि जैसे कि 12 वोट है तो 12 वोट में से यदि हम 1/6 करें तो 6 दूनी 12, यदि 12 वोट में से यदि 2 वोट भी नहीं ला पाता है तो उसकी क्या होती? जमानत जब्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, जब वहां कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। पहला ईवीएम मशीन, अब यहाँ पर ईवीएम मशीन का जो उपयोग है या फिर परीक्षण है कब और कहां किया गया था? तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 1982 में। कहां पर? केरल विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर इसका परीक्षण किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। परवूर एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर उपचुनाव हुए थे, उसमें इसका परीक्षण किया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली बार ईवीएम मशीन जो होती है इसका उपयोग और परीक्षण आपका कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में। यदि निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो परवूर निर्वाचन क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ था, उसका परीक्षण वहां पर किया था ईवीएम मशीन का।
वर्तमान विशिष्टताओं के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं उसमें अधिकतम कितने वोट दर्ज किया जा सकता है। जो एक वोटिंग मशीन होती है उसमें ज्यादातर जो अधिकतम वोट होते हैं 2000 वोट तक ही उसमें दर्ज किया जा सकते हैं, उसमें इकट्ठे किए जा सकते हैं ना। तो 2000 वोट याद रखिएगा। ये किसके द्वारा निर्मित की गई भैया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यदि पूछ ले ईवीएम तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल है ना, इसको बेल भी आप याद रख सकते हैं, बेल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे ईसीआईएल भी कहा जाता है। इन दोनों के द्वारा ही आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या ईवीएम मशीन है इसको निर्मित करता है, ये दोनों है ना, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में पूरी तरह से बैलेट पेपर की जगह ले ली, जिससे भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया। आपने देखा होगा पहले एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था, उसमें जो क्षेत्रीय वो होते थे जो चुनाव में खड़े होते थे उनका चिन्ह यहाँ पर बना होता था, उस हिसाब से बैलेट पेपर होता था, उसका नाम क्या था, बैलेट पेपर है ना। उस पर चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उसको अब हटा दिया गया पूरी तरीके से। कब हटा दिया है ना, तो ये पूछा गया है इसमें, तो याद रखिएगा ये 2004 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें पूरी तरीके से बैलेट पेपर को हटा दिया था है ना, और उसकी जगह क्या लाए थे, ईवीएम मशीन है ना। और ये 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग करने वाला पहला चुनाव था, याद रखिएगा। यदि यहाँ पर कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे यदि ये पूछे तो 543, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब, 2004 में लोकसभा चुनाव में है ना। चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा गया है तो राज्य चुनाव आयोग होगा। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन अधिकारी करता है। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की कौन, जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा करता है। अगला और शायद लास्ट प्रश्न है, हाँ बिल्कुल लास्ट प्रश्न है ना। कुछ प्रश्न हमने बीच में आपको बताए हैं, उनको समझाया है, तो इस प्रकार से टोटल ऐसे करके, वैसे तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन ये 50 प्रश्न आप मान सकते हैं ना। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो राज्यपाल है ना। यदि यहाँ पर केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन करता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर यदि हम राज्य के बारे में पूछे तो याद होना चाहिए राज्यपाल करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में पूछ ले तो 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार है ना। ये राष्ट्रपति की बात की जा रही है और ये केंद्र की बात यहाँ पर की जा रही है। कौन से अनुच्छेद में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार होता है। लेकिन राज्य में पूछे तो वह राज्यपाल को होता है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो क्या करना है आपको, वीडियो को हमेशा मैं बोलता हूँ क्या करना है भैया, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप देखते तो है लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आप शेयर करेंगे, वीडियोज में व्यू आएंगे, उसी से हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको काम करना है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो हम आपको बता चुके हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।